हंगामे के बीच हेमंत सरकार ने पेश किया 91,277 करोड़ का बजट। किसान कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ प्रावधान। गुरुजी किचन योजना की होगी शुरुआत। विधानसभा में पेश हुआ बजट। विधानसभा में भगवा टी शर्ट पहनकर पहुंचे बीजेपी विधायक। सत्ता पक्ष की आपत्ति पर हंगामा। कोरोना वायरस के दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू। 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को दी गई वैक्सीन। सरकार ने दी 45 साल से ज्यादा की उम्र वालों को राहत। और देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर जारी। गांवा प्रखंड मुख्यालय के पास हुआ प्रदर्शन। पीएम मोदी का फूका पुतला। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। आरएलएसपी के 9वें वर्षगांठ के मौके पर संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने पार्टी की ओर से 11 और 12 मार्च को पार्टी की रूपरेखा तय करने के लिए होने वाले बैठक के बारे में जानकारी भी साझा की। और इसके साथ ही जेडीयू और आरएलएसपी और जेडीयू के विलय होने के सवाल को उन्होंने काफी डिप्लोमेटिक अंदाज से जवाब देते हुए टाल दिया। सीएम नीतीश कुमार से हो रही लगातार मुलाकातों पर भी वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। और पार्टी के 9वें स्थापना दिवस पर उपेंद्र कुशवाहा 11 और 12 मार्च को बैठक में फैसला करने की बात कहकर सस्पेंस को जारी रखते हुए नजर आए। हमने जब भी जो कहा है उसके आधार पे मेरी टिप्पणी होगी। बाकी किसी दूसरे के स्टेटमेंट पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। पार्टी आगे का सफ़र किस रूप में तय करना चाहती है, उसके लिए हमने पार्टी के साथियों की राज्य परिषद, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय परिषद, सब लोगों की बैठक 2 दिनों के लिए आयोजित करने का फैसला किया है। आगामी 13 और 14 मार्च को बिहार भर के तमाम साथी आएंगे और आगे का सफ़र कैसे हो तय करें, इस पर लोग विमर्श करें। तो ये बात सामने निकल कर आ रही है कहीं ना कहीं दबी जुबान से कि आरएलएसपी और जेडीयू का विलय हो सकता है, क्योंकि ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और नीतीश कुमार को एक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का गॉडफादर भी कहा जा सकता है, क्योंकि कई बार उपेंद्र कुशवाहा को जगह दी है नीतीश कुमार ने। तो अब ऐसे में ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं इस खबर पे। कुमार गौतम, लगातार ये कयास लग रहे हैं कि जेडीयू का आरएलएसपी के साथ विलय हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ मुलाकात पर मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन देखिए 9वें स्थापना दिवस पर उन्होंने इस बात का जवाब काफी डिप्लोमेटिक तरीके से दिया है। क्या समझा जाए? बिल्कुल अंजलि, आपने 2 शब्द का इस्तेमाल किया है, एक असमंजस की स्थिति और दूसरा डिप्लोमेसी। बहुत सटीक वर्ड है ये फिलहाल आरएलएसपी और जेडीयू की इस राजनीति के बीच में। असमंजस की स्थिति इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तब तक अपना पत्ता नहीं खोलते जब तक बातें फाइनल नहीं हो जाती, यानी कि डील पक्की नहीं हो जाती। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी सुप्रीमो है, उनकी डील इस बात पे पक्की नहीं हो पा रही है कि कैबिनेट में वो शिक्षा मंत्री का पद चाहते हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री का पद कैसे मिले? दूसरी बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि आरएलएसपी का विलय हो जाए जेडीयू में, मतलब जेडीयू का हिस्सा हो जाए। और जेडीयू में विलय नहीं चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि आरएलएसपी की जो दुकान है, मतलब आरएलएसपी का जो पार्टी है, वो चलता रहे, ताकि वो पार्टी के सुप्रीमो बने रहे। यही है असमंजस की स्थिति। और जो डिप्लोमेसी है, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, वो है आने वाले वक्त पर छोड़ देना। ये ऐसी डिप्लोमेसी कार्ड है जिसको जरिए उपेंद्र कुशवाहा 1 दशक पहले भी जेडीयू में थे, उन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया था। लवकुश के समीकरण को फिट बैठाते हैं नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा। ऐसे में राजनीतिक उठापटक के बीच अपनी एक अलग पार्टी का गठन करना और पार्टी का जनाधार को बढ़ाना उपेंद्र कुशवाहा का मकसद था। लेकिन ऐसा मकसद तब विफल हो जाता है जब
4 साल की मलाई काटने के बाद केंद्रीय संसाधन एचआरडी मिनिस्टर रहते हैं, शिक्षा मंत्री के तौर पे रहते हैं केंद्र में, लेकिन चौथे साल यानी 5वें साल का टर्म पूरा नहीं करते हैं और वो 1 साल पहले शिक्षा सुधार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर दिए गए गंभीर बयान और आरोपों के आधार पर उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया था। ये 2020 के चुनाव में उन्होंने कई अलग अलग गठबंधन के दलों से समझौता किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। बावजूद इसके जब स्थितियां अनुकूल नहीं थी, आरएलएसपी में इतना भी खराब हो गया है कि हकीकत ये है कि उनके इस डिप्लोमेसी की वजह से आज सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा ही सुप्रीमो है, उपेंद्र कुशवाहा ही ऑल इज कह सकते हैं ऑल इन ऑल हैं। तो ऐसे लेकिन में कुमार गौतम क्या समझा जाए? देखिए, नीतीश कुमार ने जब जब उपेंद्र कुशवाहा को पनाह दी है, जब जब उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी है, तब तब उन्हें पनाह मिली है नीतीश कुमार की तरफ से। अब ये समझा जा सकता है कि बिना नीतीश कुमार के उपेंद्र कुशवाहा का अस्तित्व खतरे में आ जाता है, इसीलिए बार बार जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, और ये जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जेडीयू ने जिस तरीके से 2020 में मात्र 43 सीट पर विजय हासिल की और 74 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 75 सीट पर आरजेडी आज भी नंबर 1 पार्टी है। बिहार में आज भी भले ही सरकार एनडीए की हो, लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में अगर कोई दल है तो वो है आरजेडी, जिसके पास 75 सीटें हैं। 74 सीट के साथ दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है। 43 सीट, जो अपने आप को सबसे बड़ा, सबसे अच्छी छवि, मुख्यमंत्री का चेहरा, नीतीश कुमार, कानून का राज, ये सब कुछ कहने वाले 15 साल के मुख्यमंत्री 3 नंबर की पार्टी बन जाते हैं, 43 सीटों पर सिमट जाती है। तो ऐसे में अब उनको ऐसा लगता है कि लव कुश के इस समीकरण को साधना है तो उपेंद्र कुशवाहा को लाना होगा, विपक्ष के कई नेताओं को तोड़ना होगा और इसमें उनकी पूरी टीम लगी हुई है। आरसीपी सिन्हा जो हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के, वो लगे हुए हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो लगे हुए हैं। उमेश कुशवाहा जो हैं, जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है जेडीयू के, वो लगे हुए हैं। मतलब पूरी टीम काम कर रही है कि कैसे अब इस जनाधार को बढ़ाया जाए। यही वजह है अंजलि की, देखिए 243 विधानसभा की जो सीटें हैं वहां पर चुनाव नहीं होने हैं, लेकिन चुनाव के ठीक बाद चुनाव की तैयारी, यानी कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं। आने वाले 5 साल तक अगर सरकार नहीं टिकती है तो कभी भी चुनाव हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 साल के बाद नए जेडीयू को किस तरीके से देखना चाहते हैं, उसके लिए एक रणनीति अभी से तैयार हो गई है। और यही कारण है अंजलि की 243 विधानसभा में जेडीयू ने अपने प्रभारी तय कर दिए हैं। जो 1 तारीख को, 1 मार्च को जो मुख्यमंत्री ने जो जन्म दिवस मनाया है विकास दिवस के रूप में, तो वो बूथ लेवल पर मनाया, यानी कि यूथ तक बूथ पहुंचे, बूथ तक यूथ का दबदबा हो, जेडीयू का दबदबा एक बार फिर से काबिज हो बिहार में। और बिहार की रणनीति के तहत वो उपेंद्र कुशवाहा को अपने टीम में लाना चाहते हैं। वरना उपेंद्र कुशवाहा ने जितनी गंभीर आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर लगाए थे, शायद कोई दूसरा होता तो अपनी पार्टी में लाने की तो छोड़िए, विलय की तो बात ही नहीं सोचता। बिल्कुल। तो आज कुमार गौतम, क्या उपेंद्र कुशवाहा की जो छवि थी, कई बार क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है, केंद्र में रहकर भी साथ छोड़ दिया था उन्होंने, तो अब जो बिहार में उनकी छवि है वो किस तौर पर देखी जा रही है, कैसे उनको देखा जा रहा है इस वक्त बिहार में? देखिए, अब इनके पास एक कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं बचा है। आरएलएसपी सुप्रीमो भले रह गया, सुप्रीमो कहलाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन जिस राजनीति के तहत ये अब एक मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं, इसमें ना तो उनकी केंद्र में हिस्सेदारी है, ना ही राज्य में हिस्सेदारी है। तो ऐसे में, और दूसरी बात, पार्टी के अंदर जितने नेता थे वो या तो आरजेडी में चले गए हैं या फिर जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। तो अब उपेंद्र कुशवाहा के पास उनके अलावा अगर कोई नाम, अगर 1-2 नाम बचे भी हैं तो 1-2 नाम है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा अपने आप में एक पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा अपने आप में सुप्रीमो है आरएलएसपी के नाम पर, और उनके आने से बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिनको आना था वो तमाम नेता पहले आ चुके हैं, वो चुनाव में दिखा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो स्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार के अच्छे दोस्त भी हैं, और इस ढलते पड़ाव में, उम्र के इस ढलते पड़ाव में वो चाहते हैं कि इससे अच्छा है कि चलिए भाई
कम से कम आप हमारे बीच रहिए, हमारे साथ रहिए और पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जिस वर्ग से आते हैं, जिस कैटेगरी से आते हैं, उनकी अपनी एक सियासत है, तो उस सियासत का शायद फ़ायदा जदयू को मिल जाए, लेकिन उस पर सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही पार्टी के सुप्रीमो हैं और कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे शिक्षा मंत्री के पद पर वो होंगे। लेकिन इसका अभी जो आपने कहा असमंजस की स्थिति, हम्म, ये फिलहाल जो स्थापना दिवस होगा उस स्थापना दिवस के मौके पर ही वो अपना कार्ड खेलेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से ये पार्टी का कार्यक्रम चलाया गया, कुमार गौतम और तमाम लोग भी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने जवाब भी कुछ ठीक तरीके से नहीं दिया। मुलाकातों को लेकर कुछ तो जवाब दिया होगा उन्होंने कि मुलाकातें आखिर क्यों जा रही है, क्योंकि शिष्टाचार भेंट एक बार होती है या कई बार तो होती नहीं है शिष्टाचार भेंट। इसी सवाल पर अंजलि उन्होंने थोड़ी बहुत झल्लाहट भी दिखाई और कहा पत्रकारों को कि क्या आप मुझे मिलने से रोक देंगे। ये वर्ड था उनका, उपेंद्र कुशवाहा का। उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे मिलने से रोक देंगे। तो बिल्कुल उनको कोई नहीं रोकेगा, उनको कोई नहीं टोकेगा, लेकिन मीडिया अपना काम करेगी। मीडिया तो सवाल पूछेगी ही, क्योंकि हर मुलाकात के अपने मायने होते हैं और ये आने वाली रणनीति के तहत एक पूरी प्लानिंग है, सोची समझी साजिश है और इस साजिश के तहत जो बातें निकल कर आ रही है, ये तय है कि वशिष्ठ नारायण सिंह कोई भी बात यूं ही हल्के में नहीं कहते। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि आरएलएसपी का विलय होगा जदयू में। तो अब कहीं ना कहीं स्थितियां साफ है। उपेंद्र कुशवाहा माने या न माने, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जदयू का दामन थामेंगे। उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है। हाँ, कहते हैं ना कि राजनीति में थोड़ा बहुत नखड़ा चलता है, तो ये उपेंद्र कुशवाहा का नखड़ा है जो अभी जदयू सह रही है, क्योंकि जदयू के लिए भी मजबूरी है उपेंद्र कुशवाहा का साथ होना। तभी जाकर के आने वाले पंचायत चुनाव में, आने वाले कई चुनावों में ये एक जुटता दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि बिहार में जो लवकुश का जो समीकरण है, जो 2% और 7% का जो वोट है, उसमें एक बड़ी सेंधमारी हो, ताकि दूसरे दलों के नेताओं को फिर से एक बार उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर जदयू में लाया जाए, जदयू के वोट बैंक को मजबूत किया जाए। ये एक पूरी प्लानिंग है, ये रणनीति है और आने वाले 5 साल की तैयारी जदयू कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया है कि वो आज भी एनडीए में बड़ी पार्टी की भूमिका में है। भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने चूंकि पहले से ये तय था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैरेलली आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। और आगे आगे देखिए अंजलि होता है क्या, लेकिन जेडीयू भी चूंकि एक पार्टी है और बिहार की बड़ी क्षेत्रीय पार्टी में एक मानी जाती है, तो ऐसे में इतनी जल्दी उसका वजूद खत्म नहीं होगा। हाँ, जिन छोटी छोटी पार्टियों का वजूद खत्म हो रहा है, उन पार्टियों को विलय करके जेडीयू एक बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है और चाहती है कि आने वाले 5 सालों कुमार में। गौतम, जो बिहार की राजनीति है वो ज्यादातर जातिगत समीकरण पे ही टिकी है और यहाँ पर लवकुश समीकरण का जैसे कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो लवकुश समीकरण यहाँ पर इसीलिए बैठ रहा है क्योंकि देखिए यादव की संख्या बिहार में ज्यादा है कहने को, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, वो कुशवाहा श्रेणी में ही आता है। तो क्या यही वजह है कि एक स्थिति बनाई जा रही है पहले से ही, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग भी है, कुशवाहा में आता है, तो यही वजह है कि एक खास जनता वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। बिल्कुल अंजलि, और आप देखिए कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने जब 1 दशक पहले जेडीयू का दामन छोड़ा था, वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार को बनाया गया तो उनको ये लगा कि कुर्मी वोटरों की संख्या उस समय 2% थी, तो 2% का कोई वोट बैंक वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री हो जाएगा। कुशवाहा की जो उस वक्त आबादी थी वो 7% थी, तो 7% की जो हिस्सेदारी थी वो ज़्यादा थी बनिस्पत की 2% के। और जहाँ तक यादवों का सवाल है, यादवों की आज भी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव भले ही अभी बिहार की राजनीति से दूर हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है, तेज प्रताप तेजस्वी, राबड़ी देवी, मीसा भारती, या फिर जो उनका जो संगठन है वो यादवों के लिए फिट बैठता है, मुसलमानों के लिए फिट बैठता है। तो माई समीकरण आरजेडी का था जिस समय लालू प्रसाद यादव थे, उस समीकरण को तोड़ते हुए लवकुश समीकरण जो बना था वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया था। और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठन है, एक अपना समीकरण है जिसके लिए वो जानी जाती है पूरे देश भर में। तो कहीं ना कहीं इस जातिगत समीकरण के आधार पर भी पार्टी अपना
विस्तार करती है। और उपेंद्र कुशवाहा ने जो आरएलएसपी बनाया था, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उस राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तहत तमाम जो कुशवाहा के जो कैटेगरी के जो नेता थे वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले आए थे। बाकी जो स्थितियां बदली उसमें जदयू ने कुशवाहा को तवज्जो देते हुए उमेश कुशवाहा को देखिए प्रदेश अध्यक्ष का दर्जा दिया ताकि एक बड़ा चेहरा सामने आ सके। और जैसे ही इनका विलय हो जाएगा, आरएलएसपी का विलय जेडीयू में हो जाएगा और इसकी पूरी संभावना है। राजनीति में हालांकि कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन किस के साथ जाएगा, किसके करवट बैठेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से मुलाकात हुई है और वशिष्ठ नारायण सिंह ने जो बयान दिए हैं उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में, बल्कि स्थापना दिवस के साथ ही यह तय हो जाएगा कि आरएलएसपी जेडीयू का विलय होना बिल्कुल। और लगभग ये तय। प्रश्न अभी भी बना हुआ है, सभी के मन में बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौतम तमाम जानकारी के लिए। तो आखिर राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अभी सवाल बना हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से पार्टी की रूपरेखा तैयार करते हैं, क्या वो जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय करते हैं या नहीं करते हैं, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन उम्मीदें और कयास इसी ओर जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार के साथ आना चाहते हैं। और बीजेपी विधायक भगवा रंग के टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे। टी शर्ट पर नारा लिखा हुआ, हेमंत सोरेन सरकार होश में आओ, युवाओं को ठगना बंद करो। हम बात कर रहे हैं झारखंड की। जिस तरीके से विधानसभा में भगवा टी शर्ट पहनकर तमाम विधायक पहुंचे और आदिवासी मूलवासी को नौकरी छीनने वाली सरकार बताया, उधर बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राजभवन जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को बजट की प्रति भी सौंपी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी विधायक रणधीर सिंह एक दूसरे को नैतिकता और राजनीति का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए। तो तस्वीरों में भी देखिए किस तरीके से भगवा रंग की टी शर्ट पहने हुए ये सभी विधायक नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा नाराजगी भी है और जो तख्ती ली हुई है हाथ में वो भी भगवा रंग की ही है। भगवा रंग से हालांकि काफी लगाव भी है बीजेपी को, लेकिन ना जिस तरीके से ये खास प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो टी शर्ट में लिखा हुआ था सोरेन सरकार होश में आओ। और ये भी देखा गया कि टी शर्ट की एक प्रति राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को भी सौंपी गई। रोजगार की बात कही जा रही है, तमाम ऐसे मुद्दे टी शर्ट पे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अलग प्रकार का प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से देखने को मिला है। और हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जी इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए। राजीव जी, भगवा रंग से एक अलग ही प्रेम है बीजेपी को। देखिए हाथों में जो तख्ती ली हुई है वो भी भगवा कलर की और जो टी शर्ट पहनी वो भी भगवा रंग की। ये प्रदर्शन करने का एक अनोखा और नायाब तरीका देखा गया बीजेपी की ओर से। देखिए, भगवा और बीजेपी का प्रेम जो है वो जग जाहिर है। आप देखेंगे आरएसएस की जो बीजेपी की इकाई हैं उसका भी रंग भगवा है, बीजेपी भी भगवे रंग में रंगने की बात करती है। तो भगवा तो बीजेपी का अपना प्रतीक है, लेकिन सदन के अंदर जो गरिमा होती है वो बनाई रखनी चाहिए। सदन के अंदर अगर आप किसी पार्टी विशेष का या किसी नेता विशेष का अगर बन के जाते हैं तो ये स्वस्थ परंपरा नहीं कही जाएगी विधानसभा के सदन की। क्योंकि सदन के अंदर जब आप जाते हैं तो अपने क्षेत्र के एक जनता के एक जनप्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। जनप्रतिनिधि के रूप में आप जाते हैं, वैसे ही आपको सवाल उठाने चाहिए। सरकार, आप चाहे सत्ता पक्ष में या विपक्ष हो, अगर आपको सरकार के कार्यों से नाराजगी है तो आप जाहिर कर सकते हैं, सदन के अंदर अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी विशेष के बन के आप सदन के अंदर नहीं जा सकते हैं। कल जिस तरह से हुई सदन के अंदर तमाम जो बीजेपी के विधायक थे वो भगवा रंग में रंगे हुए नजर आए। उन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी, सरकार विरोधी नारे लगाए थे, टी शर्ट पे लिखा हुआ था। जिसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने बाहर जाने को भी कहा, टी शर्ट उतारने को कहा, लेकिन चूंकि
मामला जो था वो धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन जारी ही था। इसी दौरान सीटी भी बजाते हैं बीजेपी के विधायक, अपने साथ सीटी लेकर आते हैं। तो ये सब स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं कही जाएगी और इसको कहीं से भी उचित नहीं माना जाएगा कि सदन की जो गरिमा है उसको तार तार किया जा रहा है। यही बीजेपी जब सत्ता पक्ष में होती है तो तमाम तरह के नीति की दुहाई देती है और कहती है कि विपक्ष के द्वारा मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जाता है, लेकिन जब खुद विपक्ष में आती है तो सारे मर्यादा को तार तार किया जाता है। अगर आप देखें कि सड़क पे किसी भी तरह की कोई भी असामाजिक तत्व बिल्कुल होते हैं, देखिए इस तरह की राजीव घटना जी, को ये अंजाम तो सभी पार्टियों की प्रथा रही है। बीजेपी को ही क्या करें, सत्ता पक्ष में जो पार्टी रही है वो भी इसी तरीके से मान मर्यादा को, गरिमा को सदन की ताक पर रखती आई है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी ही सिर्फ ऐसा कर रही है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा राजीव जी। तमाम पार्टियां ऐसा करते हुए आई हैं। हालांकि ये बात समझने वाली होगी कि जब बजट सत्र चल रहा है तब विपक्ष में बैठे दल को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि बजट सत्र चल रहा है, तमाम मुद्दों पर जब बातचीत करना है, चर्चा करना है, तो वहां पर इस तरीके से प्रदर्शन करना लाजमी नहीं है, वाजिब नहीं है। जी बिल्कुल, वही बात मैं बता रहा हूं कि सदन के अंदर की गरिमा को मेंटेन रखना है। बीजेपी अपने को पार्टी भी डिफरेंट कहती है, तो पार्टी भी डिफरेंट, और कहा जाता है कि हमारी पार्टी जो है संस्कारों से चलती है, नीति सिद्धांतों पे चलती है। तो जो पार्टी को आप कहते हैं कि झारखंडी जनमानस की पार्टी नहीं है और उनका कोई आधार नहीं है, उस पार्टी के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो वो क्षम हो जाएगा कुछ हद तक। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपकी पार्टी नीति सिद्धांतों पे चलती है, आपकी पार्टी वैचारिक सिद्धांतों को लेकर चलती है, तो इस तरह के अगर आप कृत्य कर रहे हैं वो भी सदन के अंदर, तो कहीं से भी क्षम नहीं है। यही आरोप बीजेपी पे लग रहा है कि बीजेपी आखिर पार्टी भी डिफरेंट कैसे हुई। बाकी जो दूसरे दल करते हैं, अगर आप भी वही कर रहे हैं तो फिर आप में और उनमें अलग क्या है? आप क्यों राष्ट्रीय पार्टी में अपने को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं? क्यों नरेंद्र मोदी लगातार दावे करते हैं? तमाम तरह की बातें उठती हैं, लेकिन सबका रवैया यही है। लेकिन बीजेपी चूंकि अपने को अलग कहती है, इसलिए इस तरह के कार्य को अगर कर रही है तो दूसरे भी उसको फॉलो करते हैं, और इस तरह के मामले को देखते हुए दोनों की तरफ से जो आपसी द्वंद्व है वो देखने को मिलता है। जी बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि जिस तरीके से बात सामने आती है, जब जब हमने देखा है कि विधानसभा सत्र शुरू होता है तब तक विपक्ष की ओर से प्रदर्शन होता है, मुद्दे कई रहते हैं, मुद्दे तमाम रहते हैं, लेकिन ये सब बातें, ये सब मुद्दे पहले भी उठाए जा सकते हैं, बातचीत भी की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि सदन के बाहर और अंदर इस तरीके से हंगामा किया जाए और कार्यवाही को बार बार स्थगित करने का प्रयास किया जाए। कभी देखा जाता है राजीव जी कि सदन से विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, तो कभी इस तरीके से प्रदर्शन करता है, तो इस तरीके से सदन की कार्यवाही भंग होती है। देखिए, वॉकआउट अपनी विपक्ष की अपनी परंपरा है, वो कर सकती है। अगर उनको सरकार की बातों से अगर संतुष्टि नहीं है, वो सहमत नहीं होते हैं, तो वॉकआउट कर सकते हैं। आप सदन के अंदर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण होना चाहिए और सदन की गरिमा का खास कर ख्याल रखना बिल्कुल जरूरी है। अब अगर आप जनप्रतिनिधि बनकर आए हैं तो सदन के अंदर आवाज़ आपको उठानी ही चाहिए। सत्ता पक्ष ने अगर कोई गलत काम किया है, अनैतिक कार्य किया है, अगर कोई जन विरोधी कार्य किए हैं तो उसके खिलाफ भी आप आवाज़ उठा सकते हैं। तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबकी मर्यादा है और उस मर्यादा के अंदर रहकर अगर होता है तो उसी को पार्टी भी डिफरेंट कहा जाता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो या कोई भी दल हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि सदन की गरिमा को ध्यान में रख के सारे निर्णय, सारे फैसले और जो चर्चा भी करनी है या फिर प्रदर्शन भी करना है, ये सब सोच के आगे काम करना चाहिए। तमाम दलों को ये सोचना होगा कि जब सदन की कार्यवाही चलती है तब उसे बाधित करने का इस तरीके से प्रयास ना करें। और वहीं जरमुंडी प्रखंड के रेफरल अस्पताल में कोरोना वायरस के दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू हो गया है और इस चरण में 60 साल से ज्यादा की आयु वाले लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। हालांकि सरकार ने उन लोगों को भी राहत दी है जो 45 वर्ष से ज्यादा की आयु के हैं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। वहीं साथ ही कोरोना टीकाकरण के पहले चरण का दूसरा डोज भी दिया जा रहा है। एएनएम ब्लॉक हरिपुर की सोनाली ने बताया कि कोरोना वैक्सीन सभी को लेनी चाहिए। वैक्सीन लेने में कोई भी परेशानी नहीं है, ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। साथ ही 2 गज की दूरी और मास्क का भी उपयोग सभी को करना चाहिए।
तो लोगों को बार बार जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और 60 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन दी गई। हम सेकेंड डोज फर्स्ट डोज लिए थे 29 जनवरी, सेकेंड डोज लिए हैं आज 1 मई। तो एक्सपीरियंस बताइए क्या रहा? इसमें ऐसे कोई खास नहीं, टेडवेक जैसा वैक्सीन है, लीजिए, इसके बाद आधा घंटा रेस्ट कीजिए। ऐसे तो कोई बुझाता नहीं है, सब ठीक है। लोगों के बीच क्या मैसेज देंगे? लोगों में लेना है, कोविड-19 वैक्सीन लेना है, सबको लेना है। और जरमुंडी के +2 उच्च विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का कोरोना जांच किया गया। जरमुंडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू की मौजूदगी में वर्ग 9, 10 और 11वीं में नामांकित छात्र छात्राओं के कोरोना जांच अभियान की शुरुआत की गई। अभी चूंकि सरकार के द्वारा सभी स्कूलों को फिर से चालू करने का निर्देश दिया गया है, तो इसी को देखते हुए हम लोग जरमुंडी प्रखंड में जितने भी स्कूल हैं, इसका हम लोग बारी बारी से जितने बच्चे यहाँ पे अभी आ रहे हैं, सबका हम लोग एक बार कोरोना टेस्ट करा रहे हैं। और पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक का कार्यक्रम भागलपुर में 5 मार्च को नियोजित किया जाना था, लेकिन अचानक ये समय बदलकर 3 मार्च को हो गया, जिसके बाद महाप्रबंधक सीधे किऊल जंक्शन पहुंचे और पूरे स्टेशन यथा कजरा, धराहरा, जमालपुर, सुल्तानगंज का निरीक्षण करते हुए बीती शाम भागलपुर पहुंचे। जो कार्य अधूरा था उसे शीघ्र पूरा करने की बात संबंधित विभाग के अधिकारी से की और उसे आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ट्रेन आएगा तो भी तो स्टेशन वही रहेंगे, उनका ऑपरेशन ट्रेन का रेलवे ही करेगा, खाली उसका ट्रेन का मेंटेनेंस और उसमें जो वो एक्स्ट्रा सर्विस जैसा एयरपोर्ट और प्राइवेट एयरलाइंस भी आती है उस तरह वो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी होगी पब्लिक को, बट वो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं है, वो एक ऑपरेटर उसमें चलाएगा, यूटिलाइजेशन है, वो एक्स्ट्रा है, रेलवे ही चलाएगा, रेलवे का ही ड्राइवर चलाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।